विरुद्ध अस्पतालों के बाहर अपनी नजरें मजबूर तीमारदारों पर गड़ाए बैठे हैं। लेकिन यह अस्पतालों तक ही सीमित नहीं है, सोशल मीडिया अकाउंट पर भी इनकी नजरें हैं और ये लगातार उन्हें खंगालते रहते हैं। महामारी में बेहाल लोगों के साथ ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह की हम बात कर रहे हैं। हम दर्शकों को यह भी बता दें कि देश में कई शहरों में बैठे ऑनलाइन लुटेरे आपके सोशल मीडिया अकाउंट को दिन रात खंगाल रहे हैं। जैसे ही आप कोरोना से संबंधित किसी भी चीज की डिमांड सोशल मीडिया पर करते हैं, मुनाफाखोर लुटेरे गिद्ध नजर से उस पर सक्रिय हो जाते हैं। वायरस आया, गिद्ध लाया। न्यूज 18 पर महामारी के गिद्ध बेनकाब। देश कोरोना मरीजों से और हर रोज बढ़ते मौत के आंकड़ों से बेहाल है, लेकिन लगता है कि मुनाफाखोरों के गिरोह लोगों का हर जगह एक तरह से पीछा कर रहे हैं। कोरोना पीड़ितों को लूटने की ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया है। जिस तरह पुलिस कोरोना मरीजों को लूटने वालों के खिलाफ मुहिम चला रही है, उसी तरह न्यूज 18 भी कोरोना की दवा और मेडिकल उपकरण के नाम पर मजबूर लोगों से ठगी करने वालों का पर्दाफाश कर रहा है। आज हम आपको दिल्ली में कोरोना पीड़ितों को दवा और ऑक्सीजन के नाम पर ऑनलाइन ठगी की हैरान करने वाली घटनाओं का सच दिखाते हैं। साउथ दिल्ली में कोरोना मरीज के परिवार वालों को इंजेक्शन और ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर हजारों रुपए ठग लिए गए। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने रेमडेसिविर के नाम पर कोरोना पीड़ित परिवार से 20,000 रुपए की धोखाधड़ी करने वाले को गिरफ्तार किया है। कोरोना से जुड़ी ऑनलाइन ठगी की ये दोनों घटनाएं बेहद हैरान करने वाली हैं। कोरोना महामारी में सड़क से लेकर इंटरनेट तक हर जगह इंसान के रूप में कुछ मुनाफाखोर गिद्ध भी हैं, जिन्हें न्यूज 18 लगातार बेनकाब कर रहा है। दिल्ली पुलिस ने कोरोना मरीजों को ऑनलाइन लूटने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। साउथ मुंबई में रहने वाले एक युवक से रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन सिलेंडर की होम डिलीवरी के नाम पर ठगों ने हजारों रुपए पहले अकाउंट में ट्रांसफर कराए और बाद में पता चला कि ये करतूत झारखंड में बैठे ठगों की है। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल के मुताबिक साउथ दिल्ली में कोरोना पीड़ित परिवार को झारखंड में बैठे शख्स ने रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर ठग लिया। पुलिस ने कोरोना की दवाओं और मेडिकल संसाधनों को लेकर ऑनलाइन ठगी के मामले में जांच शुरू की तो कई हैरान करने वाली बातें सामने आई, क्योंकि ये ठगी दिल्ली से बहुत दूर झारखंड से हो रही थी। साउथ दिल्ली की मोहित गुप्ता ने एफआईआर लिखवाई। मोहित ने रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन का ऑर्डर दिया। ठगों ने करीब 50,000 रुपए अपने खाते में मंगवाए। मोहित ने रुपए ट्रांसफर कर दिए। रुपए ट्रांसफर होते ही ठग ने फोन बंद कर दिया। मोहित ने पुलिस को बताया तो खातों की जांच हुई। पुलिस के मुताबिक फर्जीवाड़े के लिए दिल्ली एनसीआर में 5 खाते खुलवाए गए। पुलिस ने ठगी करने वाले सर्वेश और रोहित को गिरफ्तार किया है। कोरोना दवाओं के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह के बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है कि कोरोना मरीजों की जरूरत की चीजों को लेकर पैनिक न करें। ऑनलाइन खरीदारी बहुत सोच समझकर और हर चीज की पड़ताल के बाद ही करें। दिल्ली में रहने वाले सत्य प्रकाश को कुछ दिनों पहले रेमडेसिविर इंजेक्शन की सख्त जरूरत थी। अपने रिश्तेदार के लिए उन्हें जब अस्पतालों से रेमडेसिविर नहीं मिला तो उन्होंने ट्विटर पर एक नंबर देखा और ऑनलाइन बुकिंग कर दी। कोरोना काल के ऑनलाइन ठग इसी गलती का इंतजार कर रहे थे। ट्विटर पर रेमडेसिविर के लिए मोबाइल नंबर दिया गया था। फोन करने पर जवाब मिला कि ऑनलाइन भुगतान करना होगा। सत्य प्रकाश ने बताए गए खाते में 20,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। पैसे ट्रांसफर होते ही मोबाइल नंबर बंद हो गया। बाद में मालूम हुआ कि रेमडेसिविर के नाम पर ठगी हो गई। कोरोना की मेडिसिन के लिए रेमडेसिविर चाहिए था।
मैं सर्च कर रहा था तो अचानक मेरे को एक बंदे ने ट्वीट किया था उस बंदे की, ये बंदा सिप्ला डिस्ट्रीब्यूटर है, इसके पास अवेलेबल है। मैं बंदे को इमीडिएटली कॉल किया, उसने बोला हाँ जी मैं सिप्ला का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, ये हमारा अकाउंट नंबर है, सिप्ला प्राइवेट लिमिटेड के नाम से उन्होंने अकाउंट नंबर दिया और उस अकाउंट नंबर पे मैंने उसी समय 6 बालू का पैसे 3,200 रुपये प्रति बालू के हिसाब से उसे पेमेंट ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम उस बंदे से फॉलो अप करते रहे, फिर भी वो बंदा बोलता है सर वेट कीजिए आपका हमारा बंदा फोन करेगा सर। बट जैसे ही 4 बज गए तो हमें लगा कि ये तो लगता है फ्रॉड है, नहीं आएगा। देन इमीडिएटली दिल्ली साइबर सेल को फोन किया, साइबर सेल में हमने कंप्लेन लिखवाया एंड उस कंप्लेन के बेसिस पे उस बंदे का अकाउंट जो तुंगी ब्रांच बिहार शरीफ में था, उस बंदे का अकाउंट को ब्लॉक कर दिया। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल और क्राइम टीम मिलकर कोरोना के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वालों की कड़ी निगरानी कर रही है। हर शिकायत पर संबंधित राज्यों से संपर्क करके कोरोना काल के गिद्धों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। कोरोना संक्रमण के इस दूसरे दौर में जिस तरीके से रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग बढ़ी है, उसके बाद इससे जुड़ी नकली फैक्ट्रियां देश भर के कोने कोने में उभर कर आई हैं। इसको महंगे दामों में बेचा जा रहा है और ऑनलाइन माध्यम से इसकी ठगी की जा रही है। बार बार इस बाबत केंद्र सरकार निर्देश देती है, लेकिन अब विचार इस पर भी चल रहा है कि इससे जुड़ा जरूरी कानून बने, सख्त कानून बने, ताकि आरोपियों के खिलाफ पुख्ता कार्रवाई हो। दिल्ली के पास नोएडा सेक्टर 58 में पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये आरोपी कोरोना पीड़ितों से काला बाजारी करता था। ऑक्सीजन मास्क से लेकर ऑक्सीजन रेगुलेटर तक कई गुना कीमत पर बेचकर मुनाफाखोरी कर रहा था। पुलिस ने इसके कब्जे से 6 हाई प्रेशर ऑक्सीजन रेगुलेटर, 20 ऑक्सीजन मास्क, 1 कार और 7,500 रुपए कैश बरामद किया है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच जरूरी दवाओं और मेडिकल उपकरण के कालाबाजारी की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। मुनाफाखोर गिद्धों को हर चीज में काली कमाई का मौका नजर आता है। दिल्ली के पास नोएडा में ऑक्सीजन रेगुलेटर और ऑक्सीजन मास्क की कालाबाजारी करने वाले एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोरोना मरीजों की जरूरत की एक एक चीज को 4 गुना दामों में बेचने वालों का पुलिस अब कानूनी रूप से इलाज कर रही है। नोएडा पुलिस के मुताबिक कोरोना के इलाज से जुड़ी चीजों की कालाबाजारी करने वाले का नाम गौरव है। ये हापुड़ से ऑक्सीजन रेगुलेटर और ऑक्सीजन मास्क लाकर नोएडा और दिल्ली में कालाबाजारी करता था। शिकायत मिली थी कि एक व्यक्ति सेक्टर 58 थाना क्षेत्र में किसी जगह पर जो ऑक्सीजन मास्क होते हैं और ऑक्सीजन रेगुलेटर होते हैं, वो कहीं से खरीद करके लाया है या कहीं से प्रोक्योर किया है और उसको काफ़ी एग्जॉर्बिटेंट प्राइस पे, काफ़ी ऊंचे दाम पर बेच रहा है और ये कालाबाजारी कर रहा है। इस ब्लैक मार्केटिंग की सूचना पर तत्काल हमारी टीम गई और वहाँ पर हम लोगों ने उस व्यक्ति को अरेस्ट किया है। कोरोना पीड़ित परिवार अपनों को बचाने के लिए मुसीबत में कालाबाजारियों से चीजें खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन न्यूज़ 18 ये अपील करता है कि कालाबाजारी करने वालों को उनकी सही जगह यानी जेल पहुंचाने में पुलिस की मदद करें, क्योंकि ये लोग कोरोना काल में इंसानों के नाम पर सबसे बड़े गिद्ध हैं। कोरोना की दूसरी लहर के कहर से बचने के लिए अब कई कवायद की जा रही है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के करीब 3,66,000 नए केस सामने आए हैं, जो कि एक दिन पहले आए मामलों से करीब 40,000 कम हैं। बीते 24 घंटों में कोरोना के वजह से ही 3,754 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में वैक्सीनेशन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वैक्सीनेशन करवाने के लिए पहुंचे लोग बारिश होने के बावजूद भी लाइन में ही खड़े नजर आए। वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर 1 किलोमीटर तक लंबी लाइन लगी नजर आई। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ और इसके बाद हजारों लोग टीका लगवाने के लिए सेंटर्स के बाहर जमा हो गए। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोग बारिश होने के बावजूद भी अपनी जगह से नहीं हटे।
कोरोना के बढ़ते दायरे को रोकने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है और हम सबको भी सावधानी बरतनी इसके लिए बहुत जरूरी है। साथ ही साथ महामारी के उन महायोद्धाओं को से भी अब हमें सबक लेना होगा जो अपनी जान जोखिम में डालकर भी जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। कोई टिफिन सेवा के जरिए लोगों तक मुफ्त में खाना पहुंचा रहा है, तो कोई मरीजों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दे रहा है, कोई गंभीर रूप से बीमार मरीजों की हौसला अफजाई के लिए उनके बीच रहकर गाना गा रहा है। महामारी के महासंकट में जनसेवा करने वाले इन लोगों के हौसले को हम सलाम करते हैं। कोरोना से जंग पूरा देश लड़ रहा है। लोग अपनों की सांसें बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। सरकार से लेकर प्रशासन सारे संसाधन, सारी ताकत झोंक चुकी है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस संकट काल में फरिश्ते बनकर आए हैं, जो बिना किसी फायदे के जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के कोरोना से जूझते मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आज हम आपको महामारी के ऐसे ही महायोद्धाओं से मिलवाएंगे। महामारी के बीच लोगों की मदद के लिए खालसा एड इंटरनेशनल एक बार फिर आगे आई है। इस समाज सेवी संस्था ने जम्मू के नानक नगर में जरूरतमंदों के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सेवा शुरू की है। ये संस्था लोगों के घरों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कर रही है। जम्मू में भी ऑक्सीजन की काफ़ी परेशानी हो रही है, लोगों में कुछ केओस भी हो रहा था, पैनिक भी हो रहा था, तो उसके चलते हमने पिछले हफ्ते से कुछ सिलेंडर ऑक्सीजन के परचेज़ करके हमने लोगों के बीच में बांटने शुरू किए। कोशिश ये रहेगी कि जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं जिनका इनसे भला हो सकता है, तो हम ज़रूर आज शाम से ही इस काम में लगे हैं। हालांकि जम्मू में फिलहाल ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को घरों में इसकी ज्यादा जरूरत पड़ रही है, खास तौर पर बुजुर्गों को जो अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं या फिर किसी कारण से ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए खालसा एड ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। ये है ऑक्सीजन ऑन व्हील्स, जो इस वक्त कोरोना संक्रमितों के लिए संजीवनी का काम कर रही है। इमरजेंसी में लोगों के घर तक ऑक्सीजन पहुंचा रही है। कोविड संक्रमित मरीजों के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की निःशुल्क घर पहुंच सेवा आपके लिए। कोरोना के संकट काल में होम आइसोलेशन में अगर किसी मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तब ऑक्सीजन ऑन व्हील्स के डॉक्टर, टेक्नीशियन और नर्सिंग स्टाफ मरीजों के घर निःशुल्क सेवा देने तुरंत पहुंच जाते हैं। रायपुर स्मार्ट सिटी और नगर निगम ने यहां के लोगों के लिए ये वाहन विशेष रूप से तैयार किया है। जैसे ही आप देखे होगा कि मरीज आने कम हुए, जैसे ही थोड़ा सा रायपुर स्टेब्लिश हुआ, तब फिर हमें लगा कि लोग जो होम क्वारंटाइन में हैं, जो लोग घर में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं आप देखना कि उनको भी सांस लेने में कई लोग प्रॉब्लम हो जा रहे हैं, डर जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ऑक्सीजन ऑन व्हील्स चालू की गई है, जिसमें बाकायदा 2 डॉक्टर की ड्यूटी है। लगातार वो लोग 10-15 मरीज जो गरीब मरीज हैं उनके यहाँ ऑन फोन में जाके वो लोग इलाज कर रहे हैं। कोरोना काल में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स के लिए मोबाइल नंबर 8575333339 या लैंडलाइन नंबर 0771405557 पर संपर्क कर मरीज ऑक्सीजन संबंधी मदद ले रहे हैं। अब तक 160 से ज्यादा लोग ऑक्सीजन के लिए संपर्क कर चुके हैं, जिनमें से 45 से 50 लोगों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन भी दी गई है। हमने उसके लिए एक कॉल सेंटर भी डेवलप किया हुआ है, स्पेशल कॉल सेंटर है, 405557 उसका नंबर है। इसमें आप कॉल कर सकते हैं। जैसे ही आपका कॉल हमको मिलता है, हमारे डॉक्टर्स आपके घर तक पहुंचते हैं, आपका ऑक्सीमीटर से पल्स चेक करते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा चेक करते हैं, और उसके बाद यदि उनको ये महसूस होता है कि आपको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की ज़रूरत है, तो वहीं पर आपके घर पर ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन उपलब्ध कराई जाती है। कोरोना काल में जितनी जरूरत ऑक्सीजन और दवाइयों की पड़ रही है, उतनी ही जरूरत उन लोगों तक खाना पहुंचाने की भी पड़ रही है जो होम आइसोलेशन में। ऐसे ही जरूरतमंदों की मदद के लिए कानपुर में लोगों के एक समूह ने टिफिन सेवा शुरू की है। कई लोग मिलकर
खाना तैयार करते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखते हुए खाना पैक करते हैं और फिर उन लोगों तक पहुंचाते हैं जो बीमार हैं और घरों में कैद रहने को मजबूर। अपने घरों पे कोविड पेशेंट हैं या उनके फैमिली वाले हैं जो आइसोलेशन में पड़े हैं या क्वारंटीन हैं, तो मालूम पड़ा उनके घरों में खाना बनाने की बड़ी दिक्कत हो रही है, तो उनके घर पे हम लोग अपने शुद्ध बिल्कुल खाना घर का सा बनवा करके उनके घर पे डिलीवरी भी दे रहे हैं, उसका कोई चार्ज नहीं लेंगे। कोरोना के मरीजों को दवाई और दुआ के साथ ठीक होने के लिए हौसला भी चाहिए, लिहाजा अहमदाबाद के SVP अस्पताल के डॉक्टर इन मरीजों की हौसला अफजाई के लिए PPE किट पहनकर गाना गाते हैं, गिटार बजाते हैं, लोगों का दिल बहलाते हैं और कोरोना के तनाव को दूर करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर देवदूत से कम नहीं, लेकिन सोचिए कि मरीजों का इलाज करने के साथ ये देवदूत उनकी हिम्मत बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। PPE किट का बोझ उठाए पसीने से तरबतर होकर मरीजों का मनोरंजन कर रहे हैं। ये वीडियो उत्तराखंड के अल्मोड़ा का है। यहाँ कोरोना के खौफ की वजह से बेहोश बुजुर्ग की मदद को कोई सामने नहीं आया, तो पुलिस कर्मियों ने तुरंत PPE किट पहनी और बुजुर्ग को कंधे पर लादकर चौखुटिया अस्पताल पहुंचे। हालांकि बुजुर्ग बच नहीं पाए, लेकिन इन पुलिस वालों ने ये सबक जरूर दिया कि कोरोना से डरने की जगह मानवता के नाते मदद का हाथ आगे बढ़ाना जरूरी है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में शहर काजी की मौत के बाद उनकी अंतिम विदाई देने के लिए हजारों लोगों की भीड़ जुट गई। जनाजे में शामिल लोगों ने कोरोना नियमों का भी कोई ख्याल नहीं रखा और एक दूसरे से जरूरी दूरी भी नहीं बनाकर रखी। कुछ लोगों के चेहरे पर तो मास्क भी नजर नहीं आया। शहर काजी को विदाई देने के लिए कब्रिस्तान में भी हजारों लोगों की भीड़ जुट गई। सभी लोग कोरोना को लेकर लापरवाह नजर आए। विवाद बढ़ने के बाद बदायूं पुलिस ने केस दर्ज किया और घटना में जांच पड़ताल करने का दावा किया गया है। उत्तर प्रदेश के बदायूं की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां शहर काजी की मौत के बाद उनके जनाजे में शामिल होने के लिए बड़ी तादाद में लोग जुट गए, जबकि सबको ये पता है कि इसके लिए बाकायदा एक गाइडलाइन जारी की गई है कि अंतिम यात्रा में कितने लोग शामिल हो सकते हैं। उसके बावजूद बड़ी तादाद में लोग इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए। तो छत्तीसगढ़ के कोंडागांव से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई है, जहां छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के भतीजे की शादी का जश्न मनाया गया, कोरोना नियमों को ताक पर रखते हुए। इस महामारी की वजह से राज्य में कई तरह की पाबंदियां लगाई गई है। शादी समारोह में भी सिर्फ 10 लोगों के शामिल होने की इजाजत छत्तीसगढ़ में है। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के भतीजे की शादी का यह जश्न कोरोना नियमों को ताक पर रखकर 150 से ज्यादा लोग एक साथ डांस करते नजर आए। कोरोना नियमों की धज्जियां इन्होंने उड़ा दी। यहां कोई भी मास्क पहना नजर नहीं आया। एक दूसरे से दूरी भर इन्होंने बनाकर नहीं रखी। यह शादी 5 तारीख को हुई थी, लेकिन सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हुआ। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली के कई अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। कोविड अस्पतालों में पहुंचकर वो हालात का जायजा ले रहे हैं, किस तरह के हालात हैं, इससे बेहतर कौन सी और सुविधा की जरूरत महसूस कर रहे हैं मरीज, इसकी जांच पड़ताल के लिए, मुआयना करने के लिए खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अस्पताल पहुंचे हुए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भी उनके साथ हैं और वरिष्ठ अधिकारी भी। लगातार और भी अस्पताल और बेड उपलब्ध कराने का दावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से किया गया है, लेकिन उसी के तहत ये अस्पताल भी पहुंचे हैं ये जानने के लिए कि कितनी बड़ी तादाद में कोरोना मरीज अस्पतालों में पहुंच रहे हैं और कितनी और ज़्यादा व्यवस्था बढ़ाने की ज़रूरत महसूस की जा रही है। 500 बेड का ICU अस्पताल है, जहां JTB अस्पताल में हालात किस तरह से बने हुए हैं, क्या पर्याप्त उपचार मरीजों को मिल पा रहा है,
ये तमाम तैयारियां देखने के लिए, समझने के लिए खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे हुए हैं। लगातार वो ये दावा भी कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा और उपलब्ध होगी तमाम मरीजों को जिन्हें इसकी ज़रूरत हो रही है। साथ ही साथ वेंटिलेटर को लेकर, बेड को लेकर के भी यही दावे किए जा रहे हैं कि और जल्द कुछ और बेड वाले अस्पताल बढ़ाए जाएंगे ताकि किसी भी तरह से मरीजों को दिक्कत ना हो अस्पताल में आकर इलाज करवाने के लिए। और एक ऐसे ही अस्पताल में पहुंचे हैं जहां 500 आईसीयू बेड का अस्पताल है। वहां किस तरह से मरीजों का उपचार हो पा रहा है और क्या उन्हें कोई और बेहतर सुविधा की जरूरत तो नहीं है, जीटीबी अस्पताल यही जानने के लिए पहुंचे हुए हैं खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और उनके साथ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वो अस्पताल पहुंचे हुए हैं। खास बात यह है कि दिल्ली में आज 24 घंटे में नए कोरोना मरीजों का जो आंकड़ा सामने आया है वो पिछले दिन के मुकाबले कुछ राहत देने वाला है। लेकिन बताया ही जा रहा है कि दरअसल टेस्ट में कमी की वजह से भी कोरोना मरीजों का ये आंकड़ा नीचे आया है। हालांकि लगातार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि ट्रेसिंग हो, टेस्टिंग हो और उन्हें प्रॉपर उपचार भी मिल सके, यानी कि उनका ट्रीटमेंट हो सके। और वो ट्रीटमेंट कितना बेहतर तरीके से मरीजों तक पहुंच पा रहा है, उन्हें मिल पा रहा है, यही जानने के लिए जीटीबी अस्पताल पहुंचे हुए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वरिष्ठ सहयोगियों के साथ भी। लेकिन इससे पहले भी ये बात कही गई थी कि अभी जितनी मात्रा में आईसीयू हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, उससे ज़्यादा की और ज़रूरत है। केंद्र सरकार से भी इसकी अपील के लिए उन्होंने पत्र लिखा था। हालांकि इस बीच एक के बाद एक राजनीतिक बयानबाजी भी होती रही है। लेकिन इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए हैं जीटीबी अस्पताल। कोरोना के बढ़ते कहर के बावजूद बिहार में सरकार के दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इसकी एक तस्वीर तो वैशाली से ही सामने आई है। बीती रात एक शादी समारोह में सैकड़ों लोग न केवल इसमें शामिल हुए बल्कि आने वाले लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखाई दिए। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ कोरोना नियमों की भी धज्जियां उड़ाई गई है, यानी ना यहाँ कोई मास्क लगाए दिखा और ना ही दूरी बनाकर दिखाई दिया। लेकिन दूसरी जानलेवा हरकत और हुई है जो आप इन पहली तस्वीरों में देख रहे हैं। यहाँ शादी समारोह में इन लोगों ने हथियार भी लहराए, फायरिंग भी की है, जो एक और जानलेवा हरकत है। दूसरी हरकत ये भी जानलेवा कि कोरोना के इस काल में जब कई दिशा निर्देश दिए गए हैं, लोग उन नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और नियमों का उल्लंघन करते हुए शादी समारोह में शामिल हो रहे हैं। कोरोना महामारी को परास्त करने के लिए देश जंग लड़ रहा है। स्वास्थ्यकर्मी लोगों की जान बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। समाजसेवी संस्थाएं इस आफतकाल में जनता तक राहत पहुंचाने के काम में जुटी है। सरकारें और प्रशासन महामारी के बढ़ते दायरे को रोकने में लगे। लेकिन कोरोना का नया रूप इतनी तेजी से फैला कि हालात संभालना मुश्किल हो गया। लिहाजा सीमाओं की रक्षा करने वाली भारतीय सेना भी अब मोर्चा संभाल चुकी है। नौसेना ने ऑपरेशन समंदर सेतु 2 के तहत देश में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने का बीड़ा उठाया है और इसी के तहत आज आईएनएस त्रिखंड ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर कतर से मुंबई पहुंचा है। इसके अलावा आईएनएस कोची और आईएनएस तबर भी सिंगापुर और कतर से मदद लेकर मुंबई पहुंचा है। भारतीय नौसेना का ऑपरेशन समंदर सेतु 2 चल रहा है और इस ऑपरेशन के तहत भारतीय नौसेना दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर ऑक्सीजन सिलेंडर जो है उसे बड़ी मात्रा में लोड कर हिंदुस्तान ला रही है। उनमें से एक जहाज है आईएनएस त्रिखंड। ये इंडियन वॉरशिप है और ये जहाज जो है वो तकरीबन 40 मैट्रिक टन ऑक्सीजन कतर से लेके आया है। ये जहाज 5 मई को कतर पहुंचा था और 5 मई को ये 2 ऑक्सीजन टैंकर हैं वो इसमें अपलोड किए गए थे। अपलोड करने के बाद 5 दिन बाद ये मुंबई पहुंचा है और मुंबई में बाकायदा आप देख सकते हैं कि जो 2 टैंकर है, इसमें एक टैंकर में तकरीबन 20 मैट्रिक टन ऑक्सीजन लिक्विड ऑक्सीजन है, वो यहाँ से अब जहाज से ऑफलोड किया जा रहा है। अब इस टैंकर को बड़े ट्रक में रखा जाएगा और ट्रक में रखने के बाद जो ज़रूरतमंद जगह है जहाँ पे इस जो ऑक्सीजन सप्लाई की जगह है मेन एरिया,
वहाँ पर इस टैंकर को भेजा जाएगा ताकि उस जगह से छोटे छोटे जगह पर अस्पताल और जहाँ ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर ये ऑक्सीजन पहुँचा जा सके। आपको बताना चाहेंगे कि जब कोरोना वायरस का वेव 1 था, जब भारत ने भी कई देशों की मदद की थी इसी तरीके से मेडिकल इक्विपमेंट, ऑक्सीजन और जो दूसरी चीज़ें वो पहुँचाकर कई देशों की मदद की थी। अब जब भारत संकट में है तो दूसरे देश से अपना फर्ज निभा रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं भारत को जो मदद मिल सके वो मदद पहुंचा रहे हैं। उसी की तर्ज पर जो फ्रेंच कंपनी है उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर भेजा है और साफ तौर पर देख सकते हैं कि अब आईएनएस सीकंड से वॉरशिप से जो ऑक्सीजन जो कंटेनर था उसे एयरलिफ्ट करने के बाद अब वहाँ पे सीधे कंटेनर में रखा जाएगा। वो कंटेनर सड़क के रास्ते अब जो मेन पॉइंट है, जो मेन ऑक्सीजन सिलेंडर के जो एरिया है वहाँ पर ये जाएंगे और वहाँ से छोटे छोटे अस्पताल और बाकी जगह पर है वहाँ पर ये कंटेनर पहुँचाए जाएंगे। और जिस तरह से ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है नेवी का, उसमें कई 9 जंगी जहाज इस पूरे ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 में इन्वॉल्व हैं और यही कोशिश की जा रही है कि देश के जो दुनिया के जो तमाम देश है वहाँ से जो मदद मिल रही है, जो केंद्र सरकार की सपोर्ट मिल रही है, उनके सपोर्ट से जो मेडिकल इक्विपमेंट है, ऑक्सीजन कंटेनर है, लिक्विड ऑक्सीजन है, उनको भारत लाया जा सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना मरीजों की जान बचाई जा सके। मुंबई से कैमरामैन सुमंगल के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया। पूरा देश इस वक्त कोरोना की दूसरी और बेहद घातक लहर का सामना कर रहा है। बेहद चुनौती भरे इन हालात के बीच केंद्र सरकार की कोशिशों और भारतीय वैज्ञानिकों के कौशल ने उम्मीद का वो दिया जलाया जिसका इंतजार पूरा देश बड़ी शिद्दत से कर रहा था। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कोरोना के खिलाफ लड़े जा रहे उस महायुद्ध की कहानी जिसमें जीत अब महज कुछ कदम की दूरी पर है। कोरोना के ठीक होने वाले मरीजों की दर में भी बहुत बड़ा सुधार हुआ, यानी कोरोना के मरीज भले ही बढ़े हों लेकिन ठीक होने वाले मरीजों की तादाद में भी अच्छा खासा उछाल आया है। देश में कोरोना के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों का ही असर है कि रिकवरी रेट लगातार बेहतर हो रहा है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार की कोशिशों का ही नतीजा है कि आज भारत के तमाम राज्यों को फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन मुहैया कराई जा रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्यों को अब तक 17.56 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। राज्यों के पास 72 लाख से ज्यादा डोज अभी भी मौजूद है, जबकि आने वाले 3 दिनों में 46 लाख डोज और मिलने जा रही है। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे देश में चल रहा है और इसके पहले 2 चरणों में 30 करोड़ देशवासियों को टीका लगाया जा रहा है। सच तो ये है कि इस वायरस के खिलाफ जंग किसी भी देश के लिए आसान नहीं रही है। भारत समेत कई देश अभी भी इस वायरस के खिलाफ भारी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। यही वजह है कि हर देश एक दूसरे की मदद के लिए आगे आया है। इसी कड़ी में ब्रिटेन की तरफ से भारत को कोरोना के इस मुश्किल वक्त में बड़ी मदद भेजी गई है, जिसमें 3 ऑक्सीजन जेनरेटर शामिल हैं। खास बात ये कि ब्रिटेन से आई ये जेनरेटर 1 मिनट में 500 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन कर सकते हैं, जिसके जरिए एक वक्त में 50 लोगों का इलाज किया जा सकता है। इतना ही नहीं, ब्रिटेन ने 1000 वेंटिलेटर की खेप भी भारत भेजी है। इससे पहले ब्रिटेन की तरफ से काफी संख्या में मेडिकल उपकरण भेजे जा चुके हैं। और यहाँ पर पहुंचा है दुनिया का सबसे बड़ा जो कार्गो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, जो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, यूनाइटेड किंगडम से यहाँ पर ये एयरक्राफ्ट आया है। आप देख सकते हैं इन एक्सक्लूसिव दृश्यों में कि कैसे ये 1000 वेंटिलेटर लेके आया है और साथ ही 3 बड़े ऑक्सीजन जनरेटर लेके आया है, जिससे हजारों लोगों की मदद होगी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको सिर्फ न्यूज़ 18 पर मिल रही हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड किंगडम से कैंपस से ये आया है और कुछ ही क्षणों में ये सारे जो जनरेटर हैं और वेंटिलेटर हैं राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में जाएंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट कर ब्रिटेन के इस कदम का शुक्रिया अदा किया है। हम अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे ले जा रहे हैं। 3 ऑक्सीजन जनरेटर और 1000 वेंटिलेटर की खेप ब्रिटेन से आ गई है। हमारे करीबी दोस्त का ये योगदान बेहद अहम है। 150 देशों में दवाई पहुंचाने का काम उस संकट काल में भी इस देश ने किया है।
मानव जात की रक्षा के लिए हम पीछे नहीं हैं। इतना ही नहीं, इन समय वैक्सीन के संबंध में भी विश्व बड़े गर्व के साथ कहता है कि हमारे पास भारत की वैक्सीन आ गई है, हमारे पास भारत की वैक्सीन आ गई। उधर अमेरिका ने भी कोरोना संकट से निपटने के लिए भारत को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा कि महामारी की शुरुआत में जब हमारे अस्पताल में बेड कम पड़ने लगे थे, तब उस वक्त भारत ने मदद भेजी थी और आज हम भारत को उसकी जरूरत के समय मदद का फर्ज निभाएंगे। Today, we are determined to help India in its hour of need. We do this as friends of India, as members of the Asian Quad, and as part of a global. काल बनते जा रहे कोरोना को काबू किया जा सकता है। वैक्सीन और ऑक्सीजन के मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने केजरीवाल पर कोरोना संकट पर राजनीति करने और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने दिल्ली में ऑक्सीजन के ऑडिट की जरूरत बताई और टीवी पर लगातार विज्ञापन देने के मुद्दे पर भी केजरीवाल को घेरा। अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा था? अरविंद केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और केजरीवाल जी कहते हैं कि हम 1,34,00,000 वैक्सीन के लिए ऑर्डर देने वाले हैं, ये मंजूरी हो गई है। दिल्ली सरकार ने ये मंजूरी दे दी है और चारों तरफ वाहवाही शुरू हो जाती है। देखिए अरविंद केजरीवाल जी कितने प्रोएक्टिव चीफ मिनिस्टर हैं। समय रहते उन्होंने ऑर्डर भी दे दिया है। 1 करोड़ और कोई छोटा मोटा नहीं, 1,34,00,000 वैक्सीन के लिए ऑर्डर दे दिया है। लगभग 1400 करोड़ का है ये 1,34,00,000 वैक्सीन। इसका ऑर्डर उन्होंने ऑलरेडी प्लेस कर दिया है और यथाशीघ्र ये वैक्सीन आ जाएगा। और आज वो कह रहे हैं हमारे पास कुछ नहीं है। सिसोदिया जी उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं कि हमने तो कोई ऑर्डर नहीं दिया है। और मैं आज डॉक्यूमेंट लेके आया हूं जो दिखाना चाहता हूं कितना ऑर्डर टोटल प्लेस किया है दिल्ली सरकार ने अदर देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चैनल, जो भारत सरकार जो देती है मुफ्त में, उसके बाहर कुल मिलाकर के 5.5 लाख, 4 लाख कोविशील्ड और 1,50,000, 1.5 लाख कोवैक्सीन, कुल मिलाकर के 5.5 लाख वैक्सीन का ऑर्डर अरविंद केजरीवाल जी ने प्लेस किया है। महाराष्ट्र को ऑक्सीजन दे सकती है, बाकी राज्यों को ऑक्सीजन दे सकती है। आपको क्यों ऐसा लगता है कि दिल्ली के प्रति भारत सरकार का रवैया अलग होता है? ये स्टेप मदरली ट्रीटमेंट करती है क्या ऐसा भारत सरकार? बिल्कुल नहीं। दिल्ली में केजरीवाल जी राजनीति करते हैं। मैं कुछ सवाल पूछता हूं। अरविंद जी, 6 मई, आज से 3 दिन पहले 6 मई 2021 को अरविंद केजरीवाल जी, आप सबने दिखाया टीवी पे भी, एक चिट्ठी जारी करते हैं और कहते हैं कि हमें आपने 730 मेट्रिक टन ऑक्सीजन दे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी, आप जो हमने मांगा था वो आपने हमको दे दिया। और चिट्ठी लिखा, आपने देखा भी, उन्होंने धन्यवाद भी किया था, ट्वीट भी किया था। चंद मिनटों के बाद उनके प्रवक्ता, उनके विधायक और ये पूरा जो मैनेजमेंट देख रहे हैं दिल्ली में कोविड के, वैसे राघव चड्ढा जी ऑक्सीजन बुलेटिन जारी करते हैं और ऑक्सीजन बुलेटिन जारी करके कहते हैं हमारी आवश्यकता, दिल्ली की आवश्यकता तो 976 मेट्रिक टन है और आपूर्ति केवल 59% ही हुई है, बाकी आपूर्ति नहीं हुई। 4 मिनट पहले केजरीवाल जी कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद, 730 मेट्रिक टन हमारी आवश्यकता थी, आपने दे दिया जी। और उसके बाद राघव चड्ढा जी कहते हैं कि ऑक्सीजन बुलेटिन में कि 976 मेट्रिक टन हमारी आवश्यकता है और हमें केवल 59% दिया। आप बताइए, कैलकुलेशन उनके घर के लोग ही नहीं कर पा रहे हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है दिल्ली हाईकोर्ट से। दिल्ली में कोरोना के बेकाबू हालात, ऑक्सीजन और बेड की कमी पर हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताते हुए दिल्ली सरकार से कड़े सवाल किए हैं। मरीजों को बेड के लिए वेटिंग लिस्ट बनाने पर भी हाई कोर्ट ने ऐतराज जताया और कहा कि यह भी संभव है कि वेटिंग लिस्ट में नीचे वाले मरीज को बेड की ज्यादा जरूरत ही ना, उनसे ज्यादा जरूरत हो जो पहले से बेड हासिल किए हुए हैं। ऐसे में वेटिंग लिस्ट किस काम की है? वॉलंटियर डॉक्टर को भी दिल्ली सरकार के अस्पतालों और ऑनलाइन कंसल्टेशन से जुड़ने के लिए अखबारों में ऐड देने के मामले पर भी हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से सवाल किए। हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इसके लिए बड़े अखबारों में विज्ञापन क्यों नहीं दिया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव के दौरान तो बड़े अखबारों में फुल पेज का विज्ञापन दिया जाता है, अभी क्यों नहीं दिया गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि सिर्फ
वार्ड बढ़ाने से नहीं होगा। जब अस्पतालों में डॉक्टर ही नहीं होंगे तो आखिर बेहतरी कैसे होगी? देश में कोरोना की दूसरी लहर के साथ साथ एक और वायरस का खतरा भी बढ़ता चला जा रहा है। म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस को अब एक बड़ा खतरा माना जा रहा है, जो कोरोना के रिकवर होने वाले मरीजों में फैल रहा है। गुजरात और महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस तेजी से फैल रहा है। गुजरात में अभी तक के 650 लोग और महाराष्ट्र में 200 लोग इस ब्लैक फंगस की चपेट में आ चुके हैं। दरअसल ब्लैक फंगस एक तरह का वायरस ही है, जिसका वक्त पर इलाज ना किया जाए तो ये जानलेवा तक हो सकता है। कोरोना पर ब्लैक फंगस का कहर। गुजरात में ब्लैक फंगस के 650 केस। महाराष्ट्र में 200 लोग हुए संक्रमित। ब्लैक फंगस का खतरा। देश अभी कोरोना की दूसरी वेव के कहर से जूझ रहा है कि एक और जानलेवा वायरस ने दस्तक दे दी है। कोरोना के बाद म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ गया है। ये बीमारी कोरोना से ठीक हो चुके लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। गुजरात और महाराष्ट्र में म्यूकोरमाइकोसिस के मामले सामने आए। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के करीब 200 मामले तो गुजरात में संक्रमण के 650 मामले सामने आए हैं। गुजरात में ब्लैक फंगस की वजह से एक मरीज की मौत हो गई। ये संजय भाई जानी है। इनकी पत्नी भावना जानी कोरोना से ठीक हुई थी, लेकिन वो ब्लैक फंगस की चपेट में आ गई। संजय ने उन्हें बचाने की लाख कोशिश की, लेकिन भावना की मौत हो गई। मेरी बीवी को पहले कोरोना हुआ था, उसमें इसको दोषी हॉस्पिटल में एडमिट किया था। उसके बाद 2 दिन के बाद मैं ऊपर गया तो देखा दोनों आँख में सूजन आ गई थी। उसके बाद मैंने डॉक्टर को पूछा कि साहब ये क्या है, तो डॉक्टर ने ऐसा बताया कि ये तो मास्क लगाया हुआ इसलिए लोही का सर्कुलेशन नहीं होता, इसलिए सूजन होगी। लेकिन दूसरे दिन फिर भी वापस गए। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि इसको CT स्कैन कराना पड़ेगा, उसके बाद अपन निर्णय कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो CT स्कैन करवाने के लिए गए। उसके बाद डॉक्टर को बोला तो डॉक्टर ने ये बताया म्यूकोरमाइकोसिस कोई नाम का दर्द है, ये आपकी बीवी को हो गया। इसके लिए आपको कोई ENT विभाग में दिखाना पड़ेगा। तो हम वहाँ पे गए राजकोट, योगेश पंड्या करके कोई डॉक्टर है उसके पास। तो उसने बताया इसके पीछे 5-6 लाख का खर्चा होगा, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं, आदमी बचे या न बचे। गुजरात में भी ब्लैक फंगस का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। सूबे में इस बीमारी के अब तक 650 मरीज सामने आ चुके हैं। ब्लैक फंगस का सबसे ज्यादा असर सौराष्ट्र में दिखाई दिया। यहाँ ब्लैक फंगस के 400 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। राजकोट के सरकारी अस्पताल में ब्लैक फंगस के 77 मरीज भर्ती हैं। राज्य में ब्लैक फंगस से एक मरीज की मौत भी हो चुकी है। इस बीमारी के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने हर बड़े शहर में ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए अलग से वार्ड खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। यही नहीं, राज्य सरकार ने बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाले 5000 एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन मंगवा लिए हैं, ताकि वक्त रहते मरीजों की जान बचाई जा सके। दरअसल म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस एक खतरनाक बीमारी है, जिसका वक्त पर इलाज न होने की हालत में मरीज की जान भी जा सकती है। डॉक्टरों के मुताबिक ब्लैक फंगस कोरोना की पिछली वेव में भी था, लेकिन इस बार ये ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। लास्ट 15-20 दिन से देखें तो म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। ये 15-20 दिनों से काफ़ी प्रॉब्लम आ रहे हैं और हम तकरीबन दिन के हर एक OPD में माने तो 5-6 केसेस जो हमारी OPD चलती है उसमें, और पूरी 24 घंटे की हमारी जो इमरजेंसी रहती है उसमें 15 से 20 केसेस हम डेली एडमिट करते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक ब्लैक फंगस का ज्यादा खतरा उन लोगों को है जो कोरोना से ठीक हुए हैं या जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है और जो डायबिटीज के पुराने रोग से पीड़ित हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने किडनी ट्रांसप्लांट करवाई है उनको भी इस बीमारी का खतरा है। डॉक्टरों का कहना है कि ब्लैक फंगस सीधे दिमाग पर असर करता है।
जैसे वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, तो ये फूग अत्र तत्र सर्वत्र रहती है, हर एक जगह पे, हवा में रहती है, कोई भी टेबल पे है, डस्ट पे है, कहीं पे भी होती है। तो जिसका इम्यूनिटी लेवल, रोग प्रतिकारक शक्ति कमज़ोर हो गई है कोरोना के चलते, और जिसको बीमारी है, जैसे ब्लड कैंसर है किसी को, जो उसकी ट्रीटमेंट चल रहा है, किसी का लीवर ट्रांसप्लांटेशन है, किसी को किडनी की बीमारी है, वो सभी की इम्यूनिटी जो कमज़ोर हो गई है, तो उसमें ये फूग उसके नाक के जरिए हर एक जगह पे घुस जाती है। नाक में रहती है, साइनसिस में रहती है, वहाँ से लेके फेफड़े में जाती है, आँख में जाती है, स्किन पे आती है, मगज में जाती है। डॉक्टरों के मुताबिक कोरोना से ठीक होने वाले शख्स को अगर आंखों में दर्द और जलन लगे या फिर उसके सिर में लगातार दर्द, ब्लैक फंगस के लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा आधे चेहरे पर सूजन या चेहरे का सुन्न हो जाना, नाक बंद रहना भी ब्लैक फंगस के लक्षण हैं। अगर किसी शख्स को ऐसे लक्षण दिखाई दें तो उसे फौरन डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। उसको ये इन्फेक्शन न हो, उसके लिए उसको बहुत ही ध्यान रखना है। तो जैसे कोविड है, पेशेंट को कोरोना हो चुका है, तो वो एकदम आइसोलेट रहे, मास्क पहने, जरूर है तो डबल मास्क पहने, हैंड सैनिटाइजर करे, कुछ भी नाक में इंजरी ना हो, नाक में उंगली नहीं करे, राइट, वो सब उसको ध्यान रखना है। और उसका शुगर लेवल, सी मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि पेशेंट ये जो आते हैं उसमें 90% ऑफ केसेस का शुगर लेवल हाई रहता है, तो उसको जो शुगर लेवल है उसका एकदम नॉर्मल रेंज में बरकरार करना है। गुजरात ही नहीं बल्कि म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस का खतरा महाराष्ट्र में भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में अब तक 200 लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 8 लोग अपनी एक आंख गंवा चुके हैं। ब्लैक फंगस के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार अलर्ट पर है। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के बढ़ते खतरे पर महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के सदस्य और आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर तात्या राव लहाने ने न्यूज़ 18 से बात की। जिनका इम्यूनिटी कम होता है, ऐसे लोगों में वो अफेक्ट करता है। तो अभी जो कोविड में सबको स्टेरॉइड दिया जा रहा है, और ये स्टेरॉइड देने के बाद जो उनका इम्यूनिटी कम है वो भी कम हो रही है। तो खाली ये इम्यूनिटी काम कर रही है क्या, कोविड भी काम कर रहा है, इसका तो जांच होगा, लेकिन इम्यूनिटी कम होने के बाद होता है। इसके अपने पास ऐसे एग्जैक्ट नंबर नहीं बोल सकते, लेकिन 200 के नज़दीक ये केसेस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों पर कोविड टास्क फोर्स ने राज्य के तमाम अस्पतालों को एक गाइडलाइन जारी की है कि सभी अस्पतालों को बिल्कुल साफ और स्वच्छ रखा जाए। इसके साथ ही राज्य सरकार और कोविड टास्क फोर्स हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है।